नमस्कार। और आज हम भारतीय संगीत की दुनिया में एक ऐसे फनकार की कहानी में गहरे उतर रहे हैं जिनका जिक्र आते ही पैरों में थिरकन और जहन में सोने की जगमगाहट सी दौड़ जाती है। हाँ, जाहिर है हम बात कर रहे हैं बप्पी लहिरी, जिन्हें हम सब प्यार से बप्पी दा कहते हैं। बिल्कुल। और बप्पी दा की कहानी हमारे पास जो जानकारियां हैं वो उनके शुरुआती सफर से लेकर कैसे वो संगीत की दुनिया में आए, फिर देखते ही देखते डिस्को किंग बन गए, उनकी वो बेहद खास स्टाइल और उनकी जो विरासत है उस पर काफी रोशनी डालती हैं। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मकसद है बप्पी दा के इस अनोखे जीवन और करियर के उन पहलुओं को समझना कि क्या चीज थी जिसने उन्हें इतना खास बनाया, कैसे उन्होंने भारतीय फिल्मी संगीत को एक बिल्कुल नई, एक झूमने वाली पहचान दी। हाँ, ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। और देखिए, शुरुआत उनके नाम से ही करें तो बहुत कम लोग जानते होंगे शायद कि उनका असली नाम अलोकेश अपरेश लहिरी था। हाँ, ये बात तो है। अक्सर लोग बस बप्पी दा ही जानते हैं, और ये भी कि संगीत से उनका रिश्ता कितना गहरा और पुराना था। सिर्फ 3 साल की उम्र में उन्होंने तबला बजाना सीख लिया था। 3 साल? हाँ, ये सोचना भी हैरान करता है कि इतनी सी उम्र में लय और ताल की ऐसी समझ। बिल्कुल सही। 27 नवंबर 1952 को सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ, और जैसा आपने कहा, संगीत तो जैसे उनकी रगों में दौड़ता था। उनके माता पिता अपरेश और बांसुरी लहिरी दोनों ही माने हुए शास्त्रीय गायक थे। अच्छा। हाँ, तो घर का माहौल पूरा सुर और ताल से भरा हुआ था बचपन से ही। तो इसका तबले की शुरुआती तालीम तो घर पर ही मिली होगी। ये जो नींव थी उनके आगे के संगीत के लिए कितनी जरूरी साबित हुई होगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। शुरुआत तो घर से ही हुई, लेकिन एक कहानी ये भी है कि बाद में लता मंगेशकर जी ने उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचाना और सलाह दी कि इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अरे वाह! लता जी ने? जी हाँ। तब उन्होंने महान तबला वादक उस्ताद समता प्रसाद जी से सीखना शुरू किया। सोचिए, इतनी कम उम्र में शास्त्रीय संगीत की इतनी मजबूत बुनियाद। ये सिर्फ कोई शौक नहीं था, ये एक गहरी लगन थी। वाकई। और शायद यही बुनियाद थी जिसने उन्हें बाद में इतने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने का कॉन्फिडेंस दिया होगा। अच्छा, तो फिर फिल्मों की दुनिया में उनका आना वो कैसे हुआ? सुना है काफी जल्दी शुरुआत कर दी थी उन्होंने। हाँ, बहुत जल्दी। उम्र थी महज 19 साल। साल 1972 में आई एक बंगाली फिल्म दादू, उससे उन्होंने बतौर संगीत निर्देशक अपना सफर शुरू किया। 19 की उम्र में? हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं थी उस जमाने में। और फिर ज्यादा वक्त नहीं लगा, अगले ही साल 1973 में उनकी पहली हिंदी फिल्म नन्हा शिकारी रिलीज हो गई। लेकिन बॉलीवुड में वो जो कहते हैं ना बड़ा ब्रेक, जिसने उन्हें इंडस्ट्री में सही मायनों में स्थापित किया, वो कब और कैसे मिला? वो मोड़ आया 1975 में। ताहिर हुसैन की फिल्म थी जख्मी। हाँ। ये फिल्म उनके करियर का एक बहुत अहम पड़ाव बनी। इसमें उन्होंने सिर्फ म्यूजिक ही नहीं दिया, हाँ, बल्कि अपनी आवाज में गाने भी गाए, जो उस समय म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए बहुत आम बात नहीं थी। अच्छा, उन्होंने जख्मी में गाया भी था? कौन से गाने थे वो, कुछ याद है? और उनका असर कैसा रहा? हाँ, गाया था, और वो गाने खूब चले भी, जैसे अभी अभी थी दुश्मनी और वो प्यारा सा गाना आओ तुम्हें चांद पे ले जाऊं। हाँ, याद आया। इन गानों में ना एक ताजगी थी, एक अलग सा अंदाज था। और किशोरदा की आवाज में वो गाना जलता है जिया मेरा, ओहो क्या कमाल का गाना था। बिल्कुल। इन्हीं गानों ने बप्पी दा को फौरन पहचान दिला दी। और लता जी और किशोरदा का गाया फिर जन्म लेंगे हम भी था उसमें, वो भी काफी हिट हुआ। तो जख्मी ने ये साबित कर दिया कि भाई बॉलीवुड में एक नया सितारा आ गया है। ये दिलचस्प है, क्योंकि जख्मी का संगीत अगर देखें तो काफी मधुर, इमोशनल किस्म का था। हाँ, मेलोडियस था। तो फिर ये डिस्को किंग वाली छवि कैसे बनी? क्योंकि शुरुआती दौर की कुछ और फिल्में जैसे चलते चलते या सुरक्षा, उनका संगीत भी तो मेलोडी पर ही बेस था ना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, एकदम। शुरुआती दौर में बप्पी दा का संगीत वाकई बहुत मधुर और रूहानी था। चलते चलते का टाइटल ट्रैक कौन भूल सकता है भला? कभी नहीं। लेकिन फिर आया 80 का दशक, और बप्पी दा ने जैसे भारतीय संगीत का पूरा व्याकरण ही बदलने का बीड़ा उठा लिया। उन्होंने सिंथेसाइजर का इस्तेमाल शुरू किया, वो इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड, तरह तरह की आवाजें निकलती हैं। हाँ, हाँ। और ड्रम मशीन की जो रिदम थी उसको अपने संगीत में इस तरह से घोला कि डिस्को की धुनें बॉलीवुड के दिल में बस गईं। तो ये सिर्फ वेस्टर्न धुनें लाना नहीं था, बल्कि उन्हें इंडियन म्यूजिक के मिजाज में ढालना था। बिल्कुल,
यही उनकी खासियत थी। उन्होंने सिर्फ नकल नहीं की, उन्होंने डिस्को के एलिमेंट्स को लिया और उन्हें भारतीय रागों धुनों के साथ मिलाकर एक बिल्कुल नया फ्यूजन तैयार किया। अच्छा। ये उस समय के लिए बहुत बहुत रेवोल्यूशनरी था और इसी अनोखे अंदाज ने उन्हें डिस्को किंग का खिताब दिलाया। वो भारत में सिंथेसाइज्ड डिस्को संगीत के पायनियर बन गए, कह सकते हैं। और फिर आई डिस्को डांसर। 1982 की वो फिल्म तो जैसे एक कल्चरल इवेंट बन गई थी। निश्चित रूप से डिस्को डांसर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक सेंसेशन थी। सही में उसके गाने, खासकर आई एम ए डिस्को डांसर, जिम्मी, हाँ, और जिमी जिमी आजा आजा, ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में छा गए। इन गानों में एक ऐसी एनर्जी थी, एक ऐसी मस्ती थी कि लोग बस झूम उठते थे दुनिया भर में। मैंने भी सुना था कि रूस वगैरह में तो बहुत ही पॉपुलर हुई थी। हाँ, ये जानकर शायद हैरानी हो कि डिस्को डांसर उस वक्त के सोवियत संघ में, मतलब रशिया में, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फॉरेन फिल्मों में से एक बन गई थी। कमाल है। हाँ, उस दौर में सोचिए जब वेस्टर्न पॉप कल्चर वहाँ आसानी से मिलता नहीं था, बप्पी दा का संगीत उनके लिए एक ताज़ा हवा के झोंके जैसा था, जोशीला, इंटरनेशनल साउंड वाला, पर फिर भी कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ सा। ये तो अद्भुत है। और उस एल्बम की बिक्री, उसका क्या हिसाब था? कुछ आइडिया है? उसका साउंड ट्रैक भारत में प्लैटिनम गया। प्लैटिनम मतलब उस जमाने के हिसाब से 10 लाख से ज्यादा कॉपीज बिकी। ये बहुत बड़ा आंकड़ा था। 10 लाख? हाँ, और चीन में ये गोल्ड सर्टिफाइड हुआ। तो ये दिखाता है कि उनका संगीत कैसे सरहदों को पार करके लोगों के दिलों तक पहुंच रहा था। सही में ये तो ग्लोबल अपील थी। और उनकी काम करने की रफ्तार, वो भी तो कमाल की थी। वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली बात क्या है? हाँ, वो भी एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। साल था 1986। बप्पी दा ने सिर्फ एक साल के अंदर 33 फिल्मों के लिए 180 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया। एक साल में 180 गाने? हाँ, सोचना भी मुश्किल है ये तो। ऐसा लगता होगा जैसे उस दौर की लगभग हर दूसरी या तीसरी फिल्म का संगीत बप्पी दा ही दे रहे थे। कमोबेश यही आलम था, बिल्कुल। और वो सिर्फ धुनें नहीं बना रहे थे, वो नई प्रतिभाओं को भी आगे ला रहे थे। जाहिर है उन्होंने लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, अपने समय के सभी दिग्गजों के साथ तो यादगार काम किया ही। हाँ, वो कॉम्बिनेशंस तो आज भी मतलब क्लासिक माने जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन साथ ही उन्होंने कई नई और अलग आवाजों को भी एक बड़ा मंच दिया, जैसे विजय बेनेडिक्ट, जिनकी आवाज आई एम ए डिस्को डांसर की पहचान बनी। हाँ, उनकी आवाज अलग थी। शैरोन प्रभाकर, अलीशा चिनॉय, जिनका टार्जन का गाना जूबी जूबी कौन भूल सकता है, और जाहिर है उषा उथुप जी। उषा उथुप और बप्पी दा, वो कॉम्बिनेशन तो वाकई लाजवाब था। रंबा हो या कोई यहाँ नाचे नाचे, क्या पावरफुल आवाज थी उनकी। सही कहा, उनकी दमदार आवाज बप्पी दा के संगीत के साथ मिलकर एक अलग ही जादू बिखेरती थी। बिल्कुल। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उनका संगीत सिर्फ 80 के दशक तक ही सीमित नहीं रहा। 90 के दशक में भी उन्होंने हिट्स दिए, जैसे 1993 में दलाल आई थी, उसके गाने काफी मशहूर हुए था। हाँ, वो गाना गुटुर गुटुर। हाँ, वही। और 2000 के दशक में भी वो रेलेवेंट बने रहे। उन्होंने बप्पी मैजिक, दी असली बाप मिक्स, 2004 जैसे रीमिक्स एल्बम भी निकाले, जो उस समय के ट्रेंड के हिसाब से थे। अरे हाँ, वो रीमिक्स का दौर। और मुझे याद है उन्होंने हॉलीवुड की एक बड़ी एनिमेटेड फिल्म थी मोआना जी, उसके हिंदी वर्जन में एक मजेदार किरदार को आवाज दी थी, वो केकड़ा, टमाटोआ। हाँ, बिल्कुल, टमाटोआ। ये उनकी वर्सेटैलिटी दिखाता है ना। सही में। बिल्कुल। और संगीत के सफर में डिस्को और पॉप के अलावा उन्होंने भक्ति संगीत भी रचा। उनका आखिरी भक्ति गीत गणपति बप्पा मोरया 2021 में रिलीज हुआ था। अच्छा। हाँ, तो ये उनकी रेंज दिखाता है, डिस्को के बादशाह से लेकर भक्ति संगीत तक, मतलब हर रंग में रंगे हुए थी वो। इतने लंबे और शानदार करियर में यकीनन उन्हें कई सम्मान भी मिले होंगे, फिल्म फेयर वगैरह। बेशक, उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया, लेकिन 2018 में मिला फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड शायद सबसे खास रहा। ये भारतीय सिनेमा में उनके लगभग 5 दशकों के अमूल्य योगदान का एक बड़ा सम्मान था। और अब बप्पी दा की बात हो और उनके स्टाइल, उनकी पर्सनैलिटी का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। वो सोने की कई सारी मोटी मोटी चेन्स, हाँ, बड़े बड़े सनग्लासेस और वो थोड़े भड़की में चमकीले कपड़े, ये सब तो उनकी पहचान का हिस्सा बन गए थे एकदम। हाँ, वो उनकी सिग्नेचर लुक थी। कहते हैं कि वो रॉक एंड रोल के किंग एल्विस प्रेस्ली से काफी इंस्पायर्ड थे। अच्छा, एल्विस से? हाँ, और सोना पहनना उनके लिए सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट नहीं था,
वो इसे अपना लकी चार्म, अपना भाग्यशाली शुभंकर मानते थे। ये उनकी पर्सनालिटी, उनकी शोमैनशिप का एक जरूरी हिस्सा था। ये दिलचस्प है कि कैसे उनकी विजुअल पहचान उनके संगीत जितनी ही पॉपुलर हो गई। वो सिर्फ संगीतकार नहीं थे, एक पूरी पर्सनैलिटी थे। बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि वो बड़े जमीन से जुड़े इंसान थे। अपने शुरुआती दिनों की मदद को हमेशा याद रखते थे। खासकर लता मंगेशकर जी का जिक्र करते थे शायद। बिल्कुल। वो अक्सर इस बात का जिक्र करते थे कि कैसे लता जी ने उनके शुरुआती स्ट्रगल के दिनों में उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें गाइड किया। उनकी जो पहली बंगाली रचना थी, उसे लता जी ने ही अपनी आवाज दी थी। ओह! हाँ, वो उन्हें हमेशा एक गुरु और मार्गदर्शक के रूप में सम्मान देते थे। और ये बड़ी बात है, सफलता की बुलंदियों पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों को और जिन्होंने मदद की उन्हें याद रखना। सही में। तो अगर हम उनके पूरे सफर को देखें, करीब 5 दशकों का करियर, 480 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया, इंटरनेशनल पहचान बनाई, एक अनोखा स्टाइल, बप्पी लहले वाकई एक मिसाल थे। निस्संदेह उन्होंने भारतीय संगीत और पॉप कल्चर पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो कभी मिटेगी नहीं। वो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने समय की नब्ज को पहचाना और संगीत को एक नई ताज़ा दिशा दी। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, तो बप्पी दा की विरासत के सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या कहे जा सकते हैं? क्या चीज उन्हें भारतीय संगीत के इतिहास में इतना अहम बनाती है? मेरे ख्याल से कुछ मुख्य बातें हैं। पहली, वो एक असाधारण प्रतिभा थे, बचपन से ही संगीत में रचे बसे। दूसरी, वो भारत में डिस्को संगीत के कह सकते हैं प्रवर्तक थे। उन्होंने एक पूरे युग को अपनी धुनों पर नचाया। बिल्कुल। तीसरी, उनकी रचनात्मकता, वो कमाल की थी, जैसा कि उनके गिनीज रिकॉर्ड से जाहिर है। चौथी, उनकी अपील सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, वो एक ग्लोबल फिनोमिनन बने। और पांचवी, उनका स्टाइल और पर्सोना, जिसने उन्हें एक सच्चे आइकन का दर्जा दिया। बिल्कुल। उनकी कहानी, प्रतिभा, इनोवेशन यानी नई सोच, समय के साथ बदलने की क्षमता और एक जबरदस्त करिश्मे का एक कमाल का मिश्रण है। वो संगीतकार भी थे, वो शोमैन भी थे, और शायद इन दोनों का मेल ही उन्हें एक जीती जागती किंवदंती बनाता है। सही कहा। संगीत की प्रतिभा और उसे पेश करने का वो अनोखा अंदाज, ये कॉम्बिनेशन बहुत दुर्लभ होता है। और अंत में